हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है और हर रात के बाद ही सवेरा होता है। डर जाते हैं लोग मुसीबतों को देखकर, पर मुसीबतों के बाद ही कामयाबी का सवेरा होता है। तो जिसने भी ये लाइनें कही थी, आज कोरोना काल के संदर्भ में कहें तो इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जो लॉकडाउन और विश्व की आर्थिक स्थिति तथा कोरोना से बढ़ती मौतों के कारण जो इतने हालात भयावह हो चुके हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भविष्य में अब कुछ अच्छा भी हो सकता है। इन्हीं सब बातों को देखकर मैं आज आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा, क्योंकि पहली बार ही नहीं है जब हमें घर में क्वारंटाइन किया जा रहा है या घरों में इतने लंबे समय तक रहने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए मैं आपको ऐसी एक घटना बताता हूं जो आप कभी नहीं चाहेंगे आपके साथ हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया। वहां उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। सभी को इमोशनल और मेंटल टॉर्चर दोनों से गुजरना पड़ता था। रिश्तेदारों को मरता हुआ देखना पड़ता था। ऐसे में कैदियों को यह लगने लग गया था कि उनका भी मरना पक्का है। यह सब देखकर सभी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, सदमे से ही मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैदियों को रखने के लिए कई तरह के कैंप बनाए गए थे और उन्हीं कैंपों में से एक कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। कैंप में 3 साल तक लगातार रहे। उन्होंने कैंप में जो भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी टॉर्चर सहा, किसी को मालूम नहीं था कि वह इसके बारे में किताब लिख देंगे और उनकी किताब की करोड़ों कॉपीज बिक जाएंगी और कई भाषाओं में वो किताब ट्रांसलेट भी हो जाएगी। किताब का नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। जब डॉक्टर विक्टर को इन कैंप में डाला गया तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, लेकिन वो सब मारे गए। उनके साथ एक कैदी भी था जिसने फरवरी महीने के लास्ट में एक सपना देखा। सपने में एक आवाज थी जो ये पूछ रही थी, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तब उसने पूछा मैं कब बाहर निकलूंगा, तो उस आवाज ने कहा कि तुम 30 मार्च को बाहर निकलोगे। इस सपने के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया कि हम 30 मार्च को बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने लग गया, लगभग 26 मार्च को ही उसको लगा कि वो नहीं निकल पाएगा। 29 मार्च को बीमार हो गया और 30 मार्च को ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत का कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो उसकी होप, उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। यही उसकी मौत का मुख्य कारण थी। इसका सीधा सीधा मतलब है, इंसान को कोई समस्या, कोई धोखा, कोई चैलेंजेस नहीं मारते, बल्कि ना उम्मीदी मार देती है। जिस इंसान के अंदर आने वाले कल के लिए कोई उम्मीद नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो इंसान ही नहीं रहता। जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और छोटी से छोटी बीमारी भी इंसान को बीमार कर देती है, ज्यादा बीमार कर देती है और एक दिन मार देती है। यदि आप जीना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल बड़ा होगा तभी तकलीफ छोटी लगेगी। इसकी तुलना यदि हम आज के होम क्वारंटाइन या अलग अलग राज्यों में लग रहे क्वारंटाइन कैंपों से करें तो आज हालात फिर भी बहुत बेहतर हैं। और ऐसा ही कुछ भारत की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों के साथ भी हुआ। जब म्यांमार में उन्हें पकड़ा गया तब उन्हें सीधा लाकर लाल किले में बनी जेलों में, तहखानों में कई सालों तक डाल दिया गया और आजादी के बाद भी उन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हुए। और जब उन्हें रिहा किया गया तब उसमें से कुछ तो बोलना भी भूल चुके थे। उसका कारण सिर्फ जेल में रहना ही नहीं था। जेल में रहते हुए वो इतने ज्यादा मानसिक, भावनात्मक रूप से परेशान हो चुके थे कि उन्होंने भविष्य में जीवन जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और बहुत सारों ने तो जेल में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन उनकी मौत का कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीद खत्म हो जाना ही मौत का कारण था। मैंने कुछ योग्य पुरुषों से सुना था, यदि किसी समस्या का उपाय ना मिले तो श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेना चाहिए। यही सोचकर मैंने आज की सबसे बड़ी समस्या यानी चुनौती, कोरोना के कारण हो रहे आर्थिक विनाश के उपाय के बारे में जब गीता में पढ़ा तो मुझे सिद्धांत मिला जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। और जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा, शोध किया, तो पता चला ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सृजन यानी कि नया निर्माण करे ब्रह्मा, वो विष्णु अर्थात जो कार्य को चलाने में
सहायता करे, और शिव अर्थात वो जो विनाश करता है। और वेस्टर्न कल्चर में भी हम गॉड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत बुरी तरह बर्बाद हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सबसे पावरफुल देश था। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हुआ जापान आज तकनीक में विश्व गुरु है। वहीं भारत में गुजरात का शहर सूरत सबसे गंदा था और प्लेग सबसे पहले यही फैला था और सबसे ज्यादा बुरी तरह फैला था। और आज देखो गुजरात में सबसे अच्छा और डेवलप सिटी भी सूरत ही है। इसका सीधा सीधा मतलब है हर अंत के साथ एक नई शुरुआत है। ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं सृष्टि में, इतिहास में, कि जब जब विनाश हुआ उसके बाद ही सृजन हुआ। और जो लोग इस इकोनॉमिक क्राइसिस से परेशान हैं उन्हें समझना चाहिए कि यही नए निर्माण होने से पहले का संदेश है। यदि आप अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारी पोजीशन वर्क, प्रोडक्टिव वर्क में लगाते हो, आने वाले समय में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको याद होगा 2008 में अमेरिका में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, जो अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। तब लोगों ने घर पर बैठकर ही सही चीजों में दिमाग लगाया, अपने न्यू स्टार्टअप किए, देश का साथ दिया और उसी दौरान उबर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप मार्केट में आए और ये सबसे बड़े बेस्ट स्टार्टअप थे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया है वैसे वैसे दूसरी मुश्किलें आती दिख रही हैं। कोरोना की वजह से लगभग 60 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और लगभग 14 करोड़ नौकरियां खतरे में चल रही हैं। तो जो एक्स्ट्रा काम करेगा, सही सोच रखेगा, अलग से काम करेगा, वही चलेगा, बाकी सब जॉबलेस हो जाएंगे। इसलिए यह समय है नए चैलेंजेस के साथ उनको एक्सेप्ट करके नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का। तो उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला भविष्य नई सफलता लेकर आएगा। भारत में सभी राज्यों में आयुष को स्वतंत्र या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की तरह स्थापित कर दे तो शायद हमारा खर्चा कम होगा और देश का जो हजारों करोड़ रुपए बाहर जा रहा है वो रुक सकता है। मैं आपको वर्तमान की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस प्रकार फार्मेसी कंपनियों की मनमानी के कारण आज प्रति व्यक्ति कोरोना के इलाज में जो खर्चा आ रहा है वो कम से कम 2000 रुपए प्रति व्यक्ति है। और यदि फार्मा कंपनी अपना मुनाफा कम कर दे तो यह खर्चा सिर्फ 75 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे और प्रधानमंत्री जी से मेरी ये अपील है, सही समय है अंग्रेजों के पुराने कानून, अंग्रेजों की मानसिकता वाली गुलामी को छोड़कर आजाद होने का, अपनी चिकित्सा पद्धति को स्वतंत्र करने का यह मौका है, ताकि हम पूरे भारत में अब चिकित्सा में पूर्ण सुधार ला सकें। और मैं चाहता हूं मोदी जी के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके नेता और ऊपर बैठे अफसर भी इस बात को समझें कि अब समय आ गया है, सोच बदलो, देश के अंदर अपनी पद्धति को लाओ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। क्योंकि अगर ये ऊपर वाले लोग नहीं बदले तो इस देश को बदलना नामुमकिन है। धन्यवाद।